हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं मेंस पैटर्न सिटी 1 टेस्ट। इसमें पहले हम फिजिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक का डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपके क्लासरूम नोट से आया है। 10⁻⁶ मोलर NaOH is diluted by 100 times the pH of the diluted base। आपने क्या किया है, यहाँ पे बेस को डाइल्यूट किया है। NaOH गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको गिवन है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 1 10⁻⁶ मोलर NaOH आपको गिवन है, राइट। अब इसको क्या कर दिया, यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया, 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया है। तो अगर 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम V मान ले, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100V। तो फाइनल कंसंट्रेशन M1V1 इक्वल टू M2V2 के अकॉर्डिंग आप निकाल लें, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ इंटू V अपॉन 100V इक्वल टू 10⁻⁸ मोलर। अब जब NaOH का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनने वाला है, Na प्लस OH माइनस 10⁻⁸ मोलर NaOH है, तो OH माइनस कितना बनेगा, 10⁻⁸ मोलर, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 10⁻⁸ मोलर OH माइनस यहाँ पर बन रहा है। अब अगर बेस से मिलने वाला OH माइनस 10⁻⁶ मोलर से कम होता है तो आपको क्या करना होता है, वाटर का H+ भी कंसीडर करना होता है, ठीक है। सॉरी, वाटर का H+ या OH माइनस कंसीडर करना होता है, तो आपको वाटर का OH माइनस भी यहाँ पर कंसीडर करना होगा। बट आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर बेस से मिलने वाला OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से काफी कम हो, या एसिड से मिलने वाले H+ का कंसंट्रेशन भी 10⁻⁶ से कम हो, तो आप क्या करते हैं, जब बेस होता है तो जो pH होता है वो 7 to 8 की रेंज में रहता है, और जब वीक एसिड होता है उससे मिलने वाला H+ अगर 10⁻⁶ से कम होता है तो उसका जो pH होता है वो 6 to 7 की रेंज में होता है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7 to 8। फिर भी आप यहाँ पे चाहे तो सॉल्व कर दें। यहाँ पे बेस से इतना OH माइनस मिल रहा है, अगर वाटर की बात करें तो वाटर से कितना H+ मिलेगा, H+ प्लस OH माइनस, वाटर से भी मिलने वाला OH माइनस आपको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। जब प्योर वाटर का तो 10⁻⁷ H+, 10⁻⁷ मोलर OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा था। इसकी प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पर X और ये X बनेगा। टोटल OH माइनस सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, X प्लस 10⁻⁸। तो आप क्या बोल सकते हैं, KW के अकॉर्डिंग H+ इंटू OH माइनस, राइट। तो H+ कितना है X और OH माइनस कितना है X प्लस 10⁻⁸। तो ये कितना होगा, X² प्लस 10⁻⁸x इक्वल टू 10⁻⁴। KW का वैल्यू इसको इधर ले आए तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, X² प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे यहाँ पर तो आपको H+ का वैल्यू मिल गया, नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH मिल जाएगा। देन x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो कितना होगा -16, सॉरी ये कितना है, ये कितना है -14, इसको 400 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10⁻16। तो ये कितना हो रहा है -10⁻8 प्लस माइनस रूट 401 इंटू 10⁻16/2। डिफरेंस ले लें, कितना हो जाएगा, ये रूट ले लें 400 अप्रोक्सीमेट मान लें तो 200 इंटू 10⁻16, तो रूट कितना हो जाएगा 10⁻8, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 10⁻8 माइनस 10⁻8/2, 19 इंटू 10⁻8/2। तो ये कितना हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻8/8 आ जाएगा, राइट। तो x का वैल्यू मिला। x क्या है, H+ का कंसंट्रेशन, तो pH निकाल लीजिए। pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10⁻8, यानी कितना होगा 8 माइनस log 9.5। log 10 क्या होता है 1 के बराबर, तो log 9.5 का वैल्यू क्या होगा 1 से थोड़ा छोटा, राइट। ये लगभग कितना आ रहा होगा, कितना होगा log 9.5 अप्रोक्सीमेट 0.98 के बराबर। तो ये मिल जाएगा आपको, सॉरी 0.9.5 कितना होगा, log 9.5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.98 के बराबर। तो ये मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 7.02। जो pH है वो 7 से 8 के बीच में ही रहने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो अगर होमोजेनस और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का डिफरेंस हम देखें तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सभी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट क्या हो, सिमिलर। और हेटेरोजेनस अगर फिजिकल स्टेट किसी भी कंपोनेंट का डिफरेंट आ जाए तो उसे हम
क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रेफाइट और डायमंड, यस ये स्पेशली आपको बताया था कि ग्रेफाइट और डायमंड में क्या होता है, फिजिकल स्टेट तो सिमिलर है सॉलिड, बट यहाँ पे फेज का डिफरेंस होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है। तो ये भी क्या होता है, एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। CaCO3 ये सॉलिड है गैसेस है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल स्टेट डिफरेंट आ गया, तो ये भी क्या हो गया, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, तो ये भी हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। दोनों फिजिकल स्टेट सिमिलर है, तो क्या हो गया, होमोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An unknown gases hydrocarbon and oxygen gas are mixed in volume ratio 1:7 respectively and exploded. The resulting mixture upon cooling occupy a volume V ml, half of which got absorbed in aqueous KOH and the remaining half was absorbed in alkaline pyrogalol solution which absorb O2. Assuming all volume to be measured under identical condition, इसके बेसिस पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो पहले तो हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C2H6, द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑब्टेन आफ्टर कूलिंग contain 50% O2 and 50% CO by mole. The molecular formula of hydrocarbon can be C3H4. Molecular mass of hydrocarbon definitely less than 28 U. तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पर ऑप्शंस की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, अननोन हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया है 1:7 वॉल्यूम रेशियो में। तो अननोन हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं CXHY, इसको हम मिक्स कर रहे हैं O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O, राइट। बैलेंस कर दें तो यहाँ पर बैलेंसिंग आपको बता रखा है कितना होगा, X प्लस Y/4, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो क्या बोला है 1:7, तो अगर ये वॉल्यूम V है तो ये कितना होगा 7V, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से कुछ अमाउंट कम होगा, इसमें से भी कुछ अमाउंट कम होगा, कुछ अमाउंट इनका प्रोड्यूस होगा, राइट। तो अब हम देख लें यहाँ पर कि बोला क्या है, द रिजल्टिंग मिक्सचर अपॉन कूलिंग, कूलिंग कर दिया तो वाटर खत्म हो गया, वाटर को हटा दो, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम V ml, हाफ ऑफ विच got absorbed in aqueous KOH and the remaining half absorbed in alkaline pyrogalol। इसका मींस क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ aqueous KOH में एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी वो क्या है CO2, और हाफ alkaline pyrogalol में एब्जॉर्ब हो रहा है, मींस वो क्या होगा O2, राइट। पायरोगेलोल को कौन एब्जॉर्ब करता है, पायरोगेलोल किसको एब्जॉर्ब करता है O2 को। इसका मींस क्या हुआ, ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा होगा, राइट। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 7V माइनस X प्लस Y/4 इंटू V, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा X इंटू V, राइट। अब ये आधा है, ये आधा है, इसका मींस ये क्या है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें तो ये क्या होगा 7V माइनस X प्लस Y/4 इंटू V इक्वल टू X इंटू V, V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 7 इक्वल टू, इसको उधर भेज दें X प्लस Y/4, कितना बचेगा 2X प्लस Y/4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2X प्लस Y/4 इक्वल टू 7, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 8X प्लस Y इक्वल टू 28। तो X और Y के बीच में ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको कुछ गिवन नहीं है, X और Y के यहाँ पे इनके वॉल्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन बोला है आपको द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन C2H6, अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो C2H6 है, तो यहाँ पे X हमने किसको कंसीडर किया था, कार्बन को, Y किसको कंसीडर किया था, ऑक्सीजन को। तो अगर ये पुट कर दें यहाँ पे X और Y का वैल्यू, तो इनका सम कितना आना चाहिए 28, तो ये कितना होगा 8 इंटू 2 प्लस 6, कितना आ रहा है 16 प्लस 6 कितना आ रहा है 22। तो क्या ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है क्या, नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड बोला है द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन आफ्टर कूलिंग कंटेन 50% O2 एंड 50% CO, CO नहीं होगा, ये क्या होगा CO2, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन केवल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कैन बी C3H4, अगर ये C3H4 होता तो वैल्यू पुट कर दें 8 इंटू 3 प्लस Y यानी 4, तो कितना है 28, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डेफिनेटली लेस देन 28, यहाँ पे 28 आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो 28 U के इक्वल आ रहा है, उससे कम नहीं आ रहा, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर, थर्ड स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गिवन आपको इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter, what is the volume needed for making its 0.25 molar
2.5 लीटर सॉल्यूशन। आपको बोला है डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल कितना 0.793 kg पर लीटर। वॉल्यूम आपको गिवन है, कितना वॉल्यूम बनाना है 2.5 लीटर वॉल्यूम, और यहाँ पे मोलरिटी कितना गिवन है 0.25 मोलर। तो इतना मोलर आपको बनाना है, इतना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए इसका वॉल्यूम कितना यूज में लें, ये डेंसिटी कितना है, इस डेंसिटी वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें, तो इसको 0.9793 kg को आप क्या ले सकते हैं 793 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इस डेंसिटी का क्या मीनिंग है, अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हुआ तो उसमें कितना ग्राम यहाँ पर मिथेनॉल प्रेजेंट होगा 793 ग्राम, राइट। अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा तो उसके अंदर 793 ग्राम ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर आपको ये कंसंट्रेशन अचीव करनी है इस वॉल्यूम के थ्रू, तो यहाँ पे इसके अंदर कितना मिथेनॉल प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो आपको पता लग सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लीटर में इतना मिथेनॉल है, तो जितना मिथेनॉल यहाँ पर होगा तो उसके लिए कितने लीटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स को क्या ले सकते हैं मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो मास ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन, मास ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी कितना है यहाँ पर 0.25 यानी 1/4, मोलर मास कितना है मिथेनॉल का 32 इनटू वॉल्यूम कितना 2.5, राइट। तो ये मास आपको मिल जाएगा, कितना आ रहा है ये 20 ग्राम, 20 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे 20 ग्राम मिथेनॉल आपको इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इतना मिथेनॉल आपको यहां से लेना है। तो आप क्या यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, सिंस 793 ग्राम ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट इन, आपको वॉल्यूम सारे किसमें गिवन है ml में गिवन है, तो आप क्या बोल सकते हैं 793 ग्राम किसमें प्रेजेंट है 1 लीटर में 1000 ml। तो यहाँ पे कितना ग्राम 20 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा 1000 अपॉन 793 इंटू 20, तो 20,000 अपॉन 793 आप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट आंसर 25.2 ml, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था, इसमें जितना मास प्रेजेंट है उतना ही मास आपको मिथेनॉल का यहाँ से लेना है। तो 1 लीटर के अंदर मिथेनॉल इतना प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम मिथेनॉल कितने लीटर में है, कितने ml में प्रेजेंट होगा, वही कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखनी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गिवन आपको for a real gas under low pressure condition at room temperature which of the following graph is correct। तो आपको यहाँ पे Z का 1/V के साथ ग्राफ गिवन है। तो अगर हम बात करें लो प्रेशर पर Z का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको पता हो तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होता है <1, तो आपको यहाँ पे <1 वाले के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो Z और 1/V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले वो एक्सप्रेशन आपको लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे वन डबल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें P प्लस A अपॉन V M स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, राइट। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, एट लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होता है, हाई होता है, तो हाई वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बी का वैल्यू क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे एट लो प्रेशर पे हम क्या बोलते हैं, बी क्या होता है नेग्लिजिबल, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं और बी का वैल्यू क्या होता है नेग्लिजिबल हो जाता है। तो P प्लस A अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे क्या बनेगा पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम इक्वल टू आर टी। आर टी से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो पी वी एम अपॉन आर टी क्या हो जाएगा जेड, कितना बचेगा यहाँ पर ए अपॉन वी एम आर टी को तो भेज देंगे तो 1 माइनस ए अपॉन, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी एम आर टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर टी 1। तो जेड पी वी एम अपॉन आर टी को आप क्या लिख सकते हैं जेड 1 अपॉन ए अपॉन वी एम इंटू आर टी, राइट। तो अब यहाँ पे z और 1 अपॉन v के बीच में आपको रिलेशन मिल रहा है, तो z को आपको y एक्सिस पे रखना है m x प्लस c। तो ये क्या होगा इंटरसेप्ट, ये क्या होगा यहाँ पर x एक्सिस पे, और ये क्या होगा इसका स्लोप। तो इसको आप इस तरीके से ऐसे लिख दीजिए a अपॉन आर टी इंटू 1 अपॉन vm। तो ये हुआ x एक्सिस पर, ये क्या हुआ स्लोप, नेगेटिव स्लोप है। तो आपको कैसे मिलेगा ग्राफ
Z एंड 1/V के बीच में, Vm के बीच में कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और स्लोप का वैल्यू क्या होगा, A/RT के बराबर। इंटरसेप्ट क्या होगा इसका 1। क्लियर। तो ये ग्राफ आप देख लीजिए कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, फर्स्ट आंसर इसमें मैच कर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3dxy ऑर्बिटल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा और पूरे मार्क्स इसमें गेन किए होंगे। स्टेटमेंट गिवन है dxy ऑर्बिटल के लिए इट इज 4 लोब एंड 2 एंगुलर नोड। अगर हम dxy ऑर्बिटल की बात करें तो dxy ऑर्बिटल क्या है, x और y एक्सिस के बीच में इसमें क्या होते हैं, लॉब्स प्रेजेंट होते हैं 45 डिग्री एंगल पर एक्सिस से, राइट। कितने लोग होते हैं इसमें, 4 लोग होते हैं। तो इसने बोला है कि 4 लोग हैं, तो ये पॉइंट करेक्ट है। और 2 एंगुलर नोड, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, L के बराबर। तो अगर D के लिए L का वैल्यू बात करें, L का वैल्यू कितना होता है D के लिए, 4d ऑर्बिटल, L का वैल्यू कितना होता है 2। तो मैंने बोला है कि जितने L का वैल्यू होता है उतना ही एंगुलर नोड होता है। तो दोनों पॉइंट इसमें क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड बोला है इट इज 4 लोब एंड 1 एंगुलर नोड, सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 पाई अंडर L into L+1। तो L का वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 2 होता है। तो 2 into 2+1 कितना, 2 into 3 यानी √6 h/2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो √6 into h/2 पाई बोला है, तो ये स्टेटमेंट में क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला है 8 is non-degenerated to 3dx2 ऑर्बिटल। अब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी क्या हो, सिमिलर हो। तो डी ऑर्बिटल, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, सिमिलर होता है। कौन कौन से, dxy, dyz, dxz, dx2, y2 एंड dz2। सारों ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर होता है। बट इन्होंने क्या बोल दिया, नॉन डीजेनरेटेड मींस उनका एनर्जी बराबर नहीं है, राइट। किस किस का, 3dxy और dx2 y2 का, राइट। सेम ऑर्बिट के हैं ये, राइट। तो सेम ऑर्बिट के यानी सेम सबशेल के जो ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी क्या होना चाहिए, सिमिलर। बट इन्होंने डिफरेंट एनर्जी बोला है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। तो कौन कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको 11 मोल ऑफ N2 एंड 12 मोल ऑफ H2 मिक्सचर रिएक्टेड इन 20 लीटर वेसल एट 800 केल्विन आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रेज्ड। रिएक्शन आपको गिवन है N2 + 3H2 से 2NH3 बन रहा है। आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज रेज्ड 6 मोल ऑफ H2 वाज प्रेजेंट। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 आपको गिवन है 6 मोल। 3.58 लीटर ऑफ लिक्विड वाटर इज देन इंजेक्टेड इन equilibrium mixture and simultaneously gaseous mixture suddenly cooled to 300 Kelvin. What is the final pressure of the gaseous mixture? Assume no vapor pressure of the water liquid solution. All ammonia dissolved in water. No change in volume of liquid. No reaction of N2 and H2 at 300 Kelvin. R का वैल्यू भी आपको गिवन है। तो इनिशियली आपको कितना गिवन है, N2 11 मोल, H2 12 मोल। तो यहाँ पे N2 और 3H2 की रिएक्शन से क्या बनने वाला है, 2NH3। इनिशियली 11 था, ये 12 था। तो अब क्या बोला है यहाँ पे, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2 आपको गिवन है कितने हैं, 6 मोल। यानी 12 में से कितना कम हुआ होगा, 6 कम हुआ होगा, तभी तो 6 मोल बचेंगे। अगर 12 में से 6 कम हो रहा है तो 11 में से कितना कम हुआ होगा, यहाँ पे 2 मोल। बिकॉज 1:3 का रेशियो, अगर ये 2 मोल कम होगा, 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ये इसका 3 टाइम्स 6 मोल रिएक्ट करेगा। अगर ये 2 मोल रिएक्ट करे तो यहाँ कितना बनेगा, 4 मोल, राइट। अब रिमेनिंग मोल की बात करें, 9 मोल N2 के रिमेनिंग है और H2 के कितने मोल्स रिमेनिंग है, 6 मोल। अब जो 4 मोल ऑफ अमोनिया है, आपको बोला है जो सेकंड पॉइंट है एज्यूम वाला, ऑल अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर। तो ये किस में चला गया, वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर, राइट। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, राइट। अब अगर ये वाटर में डिसॉल्व हो गया तो अब आपको कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे जो कंटेनर है उसके अंदर आपने क्या कर दिया, वाटर मिला दिया। जो कंटेनर का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना था इनिशियली 20 लीटर। आपने क्या बोला है, यहाँ पे आपने इतना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसमें मिला दिया है, कितना 3.58 लीटर, राइट। बोला है कि वाटर से जो वेपर बन रहा है उसका प्रेशर आपको कंसीडर करना नहीं है। तो प्रेशर किसका कंसीडर करना है, ओनली N2 + H2 का, राइट। अब अगर इतना वॉल्यूम वाटर ने ऑक्यूपाई कर दिया है तो रिमेनिंग वॉल्यूम ही गैस के लिए अवेलेबल होगा। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होगा, 20 माइनस वॉल्यूम कितना होगा रिमेनिंग, 20 माइनस 3.58, तो कितना होगा 16.42 लीटर वॉल्यूम यहाँ पर अब अवेलेबल होगा गैस के लिए, राइट। तो यहाँ से आपको प्रेशर बताना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, P = nRT/V। अब टोटल मोल्स कितना होगा,
9 मोल इसका, 6 मोल इसका, 15, 0.0821, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम अब कितना बचा 16.42, राइट। इससे कैंसिल आउट करते हैं, 0.0821 से 16.42 इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है ये 200 टाइम्स, 200 टाइम्स ही हो रहा है, राइट। यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दें। हालांकि आपको ये जो आर का वैल्यू गिवन है 0.082 दे रखा है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ 0.0821 ताकि ये 100% कैंसिलेशन यहाँ पर हो जाए, राइट। तो कितना बचेगा 15 इंटू 3 को 2 से डिवाइड कर दे 1.5, तो 22.5 लीटर के अप्रोक्स वैल्यू आपको मिलेगा। आंसर चेक कर लीजिए 22.47 सॉरी 22.5 एटीएम के अप्रोक्स आंसर मिलेगा। जो इसके नियर बाय वैल्यू है वो कौन सा है 22.47, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आपको 46 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, by adding 20 ml 0.1 molar HCl to 20 ml 0.001 molar KOH the pH of obtained solution will be। तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। क्या हो रहा है HCl और KOH की रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोड्यूस होगा KCl प्लस H2O। तो इनिशियली HCl कितना था 0.1 मोलर 20 ml, KOH कितना है 0.001 मोलर 20 ml, तो कितना होगा यहाँ पे ये 2 मिलीमोल HCl है और यहाँ पर ये कितना है 0.02 मिलीमोल, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और HCl क्या है एक्सेस रिएजेंट, तो 2 माइनस 0.02 तो कितना बचेगा 1.98 मिलीमोल ऑफ HCl बचेगा, KOH हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना 0.02 मिलीमोल ऑफ KCl प्रोड्यूस होगा एंड 0.02 मिलीमोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, अब HCl ये इतने मिलीमोल है तो HCl जितना होगा उतना का उतना H प्लस प्रोड्यूस होगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा मिलीमोल ऑफ H प्लस 1.98 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 20 ml इसका, 20 ml इसका, तो कितना हो गया यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 40 ml, राइट। तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन होगा, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको pH मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की जो 0.02 का वैल्यू है वो 2 के रेस्पेक्ट में क्या है बहुत ही नेग्लिजिबल, तो हम यहाँ पे इसको 1.98 को अप्रोक्सीमेट क्या मान ले 2 ही मान ले 2/40, तो 1/20 यहाँ पर H प्लस का लगभग कंसंट्रेशन आपको मिल रहा होगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन 1/20 है तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के अकॉर्डिंग मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1/20 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा log 20 कितना होगा 1.3, राइट। तो pH कितना मिल जाएगा आपको 1.3 के लगभग मिलेगा, तो 1.3 या 1.3 के लगभग या 1.3 तो एक ही आंसर में है, तो एग्जैक्ट आंसर कितना ले लेंगे हम यहाँ पर 1.3, राइट। नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। गिवन आपको अ सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm, प्रेशर आपको दे रखा है HI के लिए, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm, व्हाट इज द Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन आपको गिवन है 2HI से क्या बन रहा है यहाँ पर H2 प्लस I2 बन रहा है। इनिशियली HI का प्रेशर कितना है T इक्वल टू 0 पर 0.2 atm, 0.2 में से क्या होगा x कम होगा तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा x/2 एंड x/2, राइट। जो मोल्स का रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रेशर के कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो जैसे मोल्स में वेरिएशन होगा वैसा ही वेरिएशन प्रेशर में भी हो रहा होगा। तो आपको बोला है एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है 0.2 माइनस x का वैल्यू कितना है 0.04, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.16, राइट। तो x का वैल्यू ये मिल रहा होगा, तो यहाँ पर HI का पार्शियल प्रेशर कितना 0.04, तो यहाँ पर अगर ये x का वैल्यू 0.16 पुट कर दें तो H2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा यहाँ पर 0.08 और I2 का भी कितना होगा 0.08, राइट। अब आपको Kp पूछा है तो Kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, तो H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 0.08 इनटू I2 का कितना है 0.08 अपॉन HI का कितना है 0.04, जो भी कोएफिशिएंट होता है वो पावर में पुट करना होता है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स ये 2 टाइम, तो आंसर कितना होगा 4, तो Kp का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंटीजर टाइप फिजिकल में आपको गिवन है अमोनियम कार्बामेट NH2CO NH4 डिसोशिएट इन द क्लोज्ड वेसल क्या रिएक्शन आपको दे रखा है। इफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिलीज गैस इज 3 atm, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रिलीज गैस 3 atm, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। तो अब ये तो सॉलिड कंपोनेंट है, दो ही गैस कंपोनेंट है, तो जब ये डिसोशिएट होगा तो अगर इसकी वजह से प्रेशर P प्रोड्यूस हुआ है तो इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा 2P, तो आपको बोला है टोटल प्रेशर कितना है P टोटल किसकी वजह से होगा
पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो कितना है 2p प्लस p कितना 3p, तो 3p का वैल्यू आपको 3 दे रखा है तो p कितना होगा 1, तो p का वैल्यू पुट कीजिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आपको मिल जाएगा कितना 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मिलेगा 1, तो यहाँ पे kp क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो NH3 का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 स्क्वायर इंटू CO2 का कितना है 1, तो kp का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ CT1 मेंस। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है, तो जरूरी क्या है आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन है सभी जगह पर लोन पेयर है और नाइट्रोजन के कंपाउंड बच्चों बेसिक होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है बच्चों, तो अगर देखिए बच्चों यहाँ पर देखें तो ये लोन पेयर बच्चों यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो लोन पेयर क्या है बच्चों लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। ठीक है, अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों pyridine में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है तो लोन पेयर क्या होता है बच्चों लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कोई भी रेजोनेंस यहाँ पर नहीं है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर अगर देखें पायरोल की बात करते हैं बच्चों, ये पायरोल है, लोन पेयर क्या है लोकलाइज्ड है बच्चों इसमें। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड मतलब बच्चों क्या लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है और ये क्या है इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये इन सभी केसेस में अगर देखें तो बच्चों अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ सबसे पीछे होगा क्योंकि अगर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो ये डोनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 बच्चों आगे होगा और फोर्थ पीछे होगा। तो आप ऐसे ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें फोर्थ पीछे है तो हमें 3 और 4 दो ऑप्शन नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, हमें अगर थोड़ी सी जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चों हमारी रेस या हमारा जो कंपैरिजन है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में है। अगर बच्चों हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो इन सभी केसेस में एक बात कॉमन है, क्या कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अगर बच्चों जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है तब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात करें ये sp2 और बच्चों ये क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp3 और बच्चों ये क्या है sp3। अब आपको बच्चों पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें sp2 नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेरिजन टू sp3 वाला नाइट्रोजन। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड रखेगा और इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से sp3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से ये नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो बच्चों कौन से हैं तो फर्स्ट और थर्ड ये आगे होगा, फिर सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, अब बच्चों आप ऑप्शन इनमें भी देख सकते हैं कि सेकेंड और फोर्थ, तो सेकेंड और फोर्थ यहाँ पर है तो बच्चों यही आंसर मिला आपको। ठीक है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड में बात करें कौन होगा फाइनली चेक कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या है बच्चों ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और माइनस आई इफेक्ट बच्चों क्या है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो गया एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बच्चों क्या होगा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, तो फाइनल ऑर्डर ये आ गया। ठीक है, फाइनल ऑर्डर मिला आपको फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है गिवन कार्बोनाइन। तो बच्चों देखिए अगर आप इसमें बात करें तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सब क्या है एक जैसे हैं। इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बच्चों, 5 RS बनते हैं इसके और सब के सब क्या होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब बच्चों आप इसकी बात करें, ठीक है, और ये एरोमेटिक है बच्चों, एरोमेटिक। ठीक है,
बच्चों इस थर्ड में देखिए, ये तो बच्चों नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन बच्चों क्या है, sp3 हो चुका है। अगर बच्चों इसकी थर्ड की बात करें तो थर्ड वाला है बच्चों 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है बच्चों, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक हकल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर बच्चों आप स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ ये आगे होगा, थर्ड पीछे हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों क्या है, अनस्टेबल होते हैं, तो थर्ड सबसे पीछे रहेगा। आप ऐसे ऑप्शंस को देखिए जहां पर थर्ड पीछे है, ठीक है। तो फिर से अगेन बच्चों दो ऑप्शंस हमारे पास है, सेकंड एंड थर्ड। अब बच्चों देखिए इसमें फोर्थ सबसे आगे दिया हुआ है, फोर्थ ये सबसे आगे है, और इसमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट आगे है। अगर हम इन दोनों की बात करें बच्चों, आप देखते हैं कि अगर हम इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है, और इक्विवेलेंट RS इज मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट RS। बच्चों इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि फर्स्ट वाला फोर्थ से ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला फोर्थ से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों फर्स्ट आगे है, फोर्थ पीछे है, आंसर से मिला आपको थर्ड, ठीक है। क्योंकि ये बच्चों अगर आप इसमें देखेंगे तो ये रेजोनेंस दोनों में है, ये 2 डिग्री का एनायन है और ये प्राइमरी एनायन है, तो प्राइमरी वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो फाइनली आपको मिलेगा बच्चों कि फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो ऐसा आंसर मिला बच्चों आपको 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें IUPAC ने पूछा गया है। बच्चों देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन का ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, एनिलीन। बच्चों इसका जो बेस नेम होगा, पेरेंट नेम होगा, वो एनिलीन पर समाप्त होगा, ठीक है। बच्चों एनिलीन तो जैसे ये है और ये है, तो दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें इसका जो पेरेंट नेम है वो एनिलीन पर समाप्त होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें ये 1 और ये 2, 3 एंड 4, तो 3 और 4 पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो 3,4 डाइक्लोरो। बच्चों इसमें देखिए तो यहाँ पर तो 1, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बच्चों 3,4 डाइक्लोरो, और नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो N, डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो बच्चों आप देखिए ये अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, ठीक है। फिनॉल नहीं है बच्चों क्योंकि बीच में एक कार्बन है, और ये बच्चों एसिड है, और ये भी क्या है, ये एसिड है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि अल्कोहल का स्ट्रेंथ कम होता है और एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो बच्चों देखिए 3 और 4 आगे होगा और फर्स्ट और सेकेंड क्या है बच्चों, पीछे होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर हम इनमें बात करें तो देखिए यहाँ पर भी CH2 है, ठीक है, तो CH2OH, बच्चों ये भी CH2OH है। तो बच्चों इसमें देखिए इसका लगेगा -I पावर, और यहाँ पर इस फिनाइल ग्रुप का भी लगेगा -I पावर, तो रेजोनेंस तो नहीं रहा, ठीक है। अब -I पावर की अगर बात करें बच्चों तो इसमें क्या होता है बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम -I की बात करें तो इसका -I फिनाइल ग्रुप से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें sp कार्बन है और ये क्या है, sp2 कार्बन है रिंग वाला, ठीक है। तो एंड -I पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर, ठीक है। तो जिसका -I पावर ज्यादा होगा उस अल्कोहल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो इस ये बच्चों आपका सेकेंड आगे होगा और फर्स्ट पीछे हो जाएगा। अब बात रही बच्चों आपका थर्ड और फोर्थ, तो हम ऐसे ऑप्शंस भी देख सकते हैं जिसमें सेकंड आगे है और फर्स्ट पीछे है, ठीक है। एक तो ये है जिसमें सेकंड आगे है फर्स्ट पीछे है, ठीक है, और तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो फाइनली और भी चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं। अब इन दोनों में अगर बात करें तो सेम सिचुएशन है बच्चों यहाँ पर कि अगर हम देखें तो रेजोनेंस तो बिल्कुल दोनों में ही हो रहा है, तो हम इसमें भी -I पावर के बेसिस पर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस बराबर है तो हम -I पावर देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका फोर्थ वाला आगे होगा और थर्ड वाला पीछे होगा, फिर सेकेंड और ये फर्स्ट, तो फाइनल ऑर्डर आपका बच्चों कुछ ऐसे बना, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। आंसर मिला बच्चों आपको 1।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शंस की फिजिबिलिटी चेक करनी है। तो बच्चों दोज रिएक्शंस आर फिजिबल इन विच प्रोडक्ट साइड वीक एसिड और वीक बेस इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो वीक एसिड या वीक बेस अगर प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्शन फिजिबल है। मतलब क्या है बच्चों, रिएक्शंस आर फिजिबल इन दैट डायरेक्शन वेयर वीक एसिड और वीक बेस इज प्रेजेंट। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये फिनॉल है और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है। मतलब बच्चों फिनॉल में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अगर आप देखते हैं तो PHONA प्लस CO2 और H2O इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है बच्चों। लेकिन ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है बच्चों H2CO3। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों H2CO3 का स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिनॉल क्या बना बच्चों, वीक एसिड। अगर हम स्ट्रेंथ में बात करें तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग हो गया और फिनॉल क्या बनेगा, वीक एसिड। तो बच्चों अभी हमने बताया कि जब रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड वीक एसिड होना चाहिए वो रिएक्शन फिजिबल होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं मिलती। यही कारण है कि बच्चों फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, PHCOONA एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों और प्लस न्यूट्रलाइजेशन है। तो बच्चों ये क्या है, ये है आपका एसिड, ये है बेस और ये है बच्चों सॉल्ट और बना क्या, वाटर। तो अगर आप देखें बच्चों ये एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो वाटर क्या बच्चों, वीक एसिड है। तो ये रिएक्शन बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है। अगर बच्चों हम यहाँ पर भी फिजिबिलिटी चेक करें तो बच्चों आप देखिए क्या होगा। तो बच्चों ये नाइट्रोजन है, अपने लोन पेयर से इसके H को खींच लेगा। इसके H को जब खींचेगा तो यहाँ पर मिलने वाला है बच्चों आपको NH3 प्लस एंड CH3। ठीक है, बस बदल दीजिए इनको और यहाँ मिलेगा बच्चों क्या, NH2। बच्चों ये बेस है, अगर आप बेस देखें तो एनिलीन स्ट्रॉन्ग बेस है और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन है बच्चों ये क्या है, ये वीक बेस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये वाला जो एनिलीन है 2-मिथाइल एनिलीन बच्चों ये क्या है, वीक होता है इन कंपैरिजन टू एनिलीन। तो बच्चों देखिए ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शंस वही फिजिबल है जहां पर प्रोडक्ट साइड क्या हो बच्चों, वीक बेस प्रेजेंट हो। अब बच्चों सेम चीज यहाँ पर करें तो आप बच्चों इसमें भी देख सकते हैं, इसके H ये लोन पेयर के थ्रू इसका H खींचेगा तो हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर NH, एक और H आ गया पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से और प्लस ये पेरिडीन बन गया बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बेस में बात करें बच्चों तो ये पायरोल और पेरिडीन, तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों अगर आप देखते हैं तो पेरिडीन का बेसिक स्ट्रेंथ पायरोल से ज्यादा होता है। तो पायरोल का बच्चों ये क्या है, ये वीक बेस है और ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें भी बच्चों प्रोडक्ट साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर मिला बच्चों आपको 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चों हम। अ कंपाउंड P ऑन रिएक्शन विथ Q, P और Q को रिएक्ट किया है बेसिक मीडियम में और एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। बच्चों Q कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ क्लोरीन एंड NaOH। तो आपको बच्चों आइडेंटिफाई करना है P एंड Q। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो हमने POC में बैड स्मेलिंग कंपाउंड ये कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ी है। कार्बिल एमीन रिएक्शन है बच्चों ये। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन बच्चों ये प्राइमरी एमीन का होता है। तो P क्या है, एक 1 डिग्री एमीन है और कार्बिल एमीन बच्चों आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म और KOH का हम इस्तेमाल करते हैं तो Q क्या है, क्लोरोफॉर्म होगा। ठीक है, तो Q एक क्लोरोफॉर्म है और P एक एमीन है, प्राइमरी एमीन। तो बच्चों आप देखिए प्राइमरी एमीन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं होती है। अब देखिए Q क्या है, क्लोरोफॉर्म, तो आंसर मिला। अब बच्चों अगर हम इस रिएक्शन को भी देखें तो ये रिएक्शन अगर आप देखें तो ये क्या है, हेलोफॉर्म। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, चूंकि क्लोरीन लिया है जिससे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म।
ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि Q क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो आंसर मिला बच्चों आपको 1। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल पूछा गया है। बच्चों अगर देखें तो रेडिकल, ये आपका प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है, और ये प्राइमरी है बच्चों, और ये टर्सरी है। बच्चों अब इस टर्सरी रेडिकल की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आपको पता है बच्चों, स्टेबिलिटी 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल एंड 1 डिग्री रेडिकल। ठीक है, तो 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, रेजोनेंस भी है और प्लस अल्फा CH3 है बच्चों, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, इसकी वजह से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो रेजोनेंस एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी होने के कारण बच्चों फोर्थ वाला जो रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर मिला बच्चों आपको फोर्थ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीजर बेस्ड है। हाउ मेनी असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों C6H12O कैन गिव हेलोफॉर्म टेस्ट। बच्चों ये हेलोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। बच्चों देखिए, तो आपका कंपाउंड है C6H12O। ठीक है, तो बच्चों हम इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं और इसका बच्चों हम कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों हमारे पास 6 कार्बन है, एक बाहर किया तो हमारे पास बचेंगे C5, और हाइड्रोजन की बात करें तो ये बच्चों हैं H11CHO। तो बच्चों एल्डिहाइड में अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनेगा कि जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता हो, क्योंकि बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो हमें चाहिए बच्चों अल्फा CH3। ठीक है, अल्फा CH3 प्रेजेंट होना चाहिए और इसमें ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनेगा एल्डिहाइड के केस में जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता हो। बच्चों कीटोन की बात करें तो कीटोन में अगर हम एक अरेंजमेंट तय करें कुछ ऐसा कि यहाँ पर CH3 रखें और बच गए आपके बच्चों 2 कार्बन, टोटल 6 है, 2 लिखे बचे 4, C4H9। ठीक है, तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा बच्चों आपको जिसमें अल्फा CH3 है, और यही एक अरेंजमेंट है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा बच्चों। क्योंकि अगर हम इसमें आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो बच्चों इसमें से आपको आइडोफॉर्म का, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अल्फा CH3 होना चाहिए। और कोई भी अरेंजमेंट, इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट, जैसे अगर हम देखें कि हमने लिखा बच्चों CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, तो बच्चों ये 1 2 3 कार्बन लिखे, 3 और रह गए तो C3H7। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट बच्चों इसमें देखें तो अल्फा CH3 तो रहा नहीं, तो ये तो देगा नहीं हेलोफॉर्म टेस्ट। तो सिर्फ एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। और बच्चों C4H9 जो अल्काइल ग्रुप है, हम इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसके जो आंसर है आपका 4। ठीक है, तो इसके टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक पूछा है, उसमें हेलोफॉर्म टेस्ट देखने को मिलेगा। अब बच्चों C4H9 के 4 तरीके कौन से आप देख सकते हो कि जैसे हमने लिखा है बच्चों C4H10 है, अगर हमने हाइड्रोजन हटाया तो हमें क्या मिला, C4H9। तो C4H9 जो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें से हम बच्चों ब्यूटेन लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3 और आइसोब्यूटेन बच्चों CH3 CH CH3 एंड CH3। अगर आप बच्चों देखिए तो इसमें 2 तरीके के कार्बन हैं, A B B और A। ठीक है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप, यहाँ पर भी 2 टाइप के कार्बन है, ये सभी एक जैसे हैं, A टाइप के और ये B टाइप के। तो बच्चों हम यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तरीके से हटा सकते हैं, HA और HB। अगर हम HA को रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों CH3 CH2 कोई भी A वाला हाइड्रोजन हटा ले, इसका हटा ले या इसका हटा ले, दोनों सेम मिलेगा। और B का अगर हटाया बच्चों हमने तो CH3 CH2 CH3। तो 2 अल्काइल ग्रुप तो ये है बच्चों, ये C4H9। तो एक बार C4H9 में हम इस वाले को रख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में हम बच्चों इसको रख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ अरेंजमेंट भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर भी हम HA को अगर हटा लें तो हमें मिलेगा CH3 CH2 इस तरीके से। ठीक है, CH3, और अगर हमने B वाले को हटाया तो बच्चों हमें इस तरीके से मिला। ठीक है, तो बच्चों आइसोब्यूटाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है,
बच्चों ब्यूटाइल हो सकता है और सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है। तो 4 तरीके का पॉसिबिलिटी है बच्चों इस स्ट्रक्चर में जो कि हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी RS आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। तो बच्चों आपको फ्यूरान दिया हुआ है और फ्यूरान के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए तो इसके स्ट्रक्चर बनाकर अगर हम बात करें बनाएंगे ही 5 RS वैसे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसमें देखिए ये लोन पेयर इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है। ये वैसे ही है जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर था बच्चों, इसमें भी देखिए ये चार्ज पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज करेगा। तो बच्चों ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी किसी भी कार्बन पर हो सकता है। तो टोटल 5 कार्बन है, 5 पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों। अब बना के देखें तो देख सकते हैं बच्चों, देखिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोन पेयर से। ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर मूव किया, तो बच्चों ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने बना लिया एक बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। अब बच्चों देखिए अब इस नेगेटिव चार्ज को हम मूव करवाते हैं, तो हमें अगला स्ट्रक्चर मिला कुछ ऐसे। ठीक है, फिर से चार्ज को मूव करवाते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिला बच्चों हमें कुछ ऐसा। ठीक है, फिर से चार्ज को मूव करवाते हैं बच्चों, बच्चों इसमें 4 कार्बन है और हर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बच्चों डीलोकलाइज कर रहा है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों, फिर से यही मिल जाएगा। देखिए तो जब ये आएगा इधर तो ये बॉन्ड इस तरह मूव करेगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिला। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 RS फ्यूरान के पॉसिबल। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणी क्लासरूम चैनल। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने CT1 का मेंस का पेपर देखा और CT1 के मेंस के पेपर में हमने फिजिकल और ऑर्गेनिक के देखा कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में कैसे वेरी करता है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे कैसे इनका सॉल्यूशंस करना है, कैसे करना है। आसान क्वेश्चन थे, बहुत कम क्वेश्चन थे, अराउंड 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट देखते हैं सॉल्यूशंस कैसा बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 48, आपकी जो फाइल होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 48 होगा शायद, बट यहाँ पर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं इसे शुरू करूंगा। क्या है आपका CT1 मेंस, है ना, दिस इज द पेपर नेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर देते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, इन द PDF इट इज 48, इन द PDF इट इज 48, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, द फॉर इनऑर्गेनिक। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर पूछा है किसका, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पूछा गया। ठीक है, अब आपको एक दो चीजें समझनी है। पहला फर्स्ट चीज जो आपको समझनी है वो है कि आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक है, तो आप कंपेयर कर लो पहले सेम ग्रुप वाले को, सेम ग्रुप वाले को कंपेयर करो तो आसानी होगी। तो नाइट्रोजन फास्फोरस कंपेयर करो, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फास्फोरस का कम होगा। क्यों, क्योंकि जिसका साइज छोटा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, सिंपल सा फंडा। आपको इस तरह देखें। सेकंड आप ये देखोगे कार्बन और सिलिकॉन। अब नेक्स्ट चीज है कार्बन का ज्यादा सिलिकॉन का कम, है ना, ये भी फंडा क्लियर है कि कार्बन का ज्यादा और सिलिकॉन का कम होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसको कैसे कंपेयर करेंगे। देखो बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो उसको पता है कि यहां पर कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो क्या करेगा वो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन बनाएगा जहां पर ये सारे की सारी ये सारा का सारा लागू हो रहा हो, ये सारा का सारा जो एप्लीकेशन है सब अप्लाई हो रहा हो। कौन कौन सा, एक नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, दूसरा कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, तीसरा नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। ये एक ही केस होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन अगर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये फुली फिल्ड हाफ फिल्ड है, ये नॉर्मल है, हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इस वजह से नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा होगा। और फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, अगेन सेम फंडा, क्योंकि हाफ फिल्ड। ठीक है, तो यहां पर ये जो चार क्राइटेरियाज हैं वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में फुलफिल हो रहे होंगे, और यहां पर जो ऑप्शन ये फुलफिल कर रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखा है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन इज ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन सिलिकॉन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन देखो
फुलफिल कर रहा है, नाइट्रोजन और फास्फोरस फुलफिल कर रहा है, फास्फोरस और सिलिकॉन फुलफिल कर रहा है, कार्बन और सिलिकॉन फुलफिल कर रहा है, तो सारे क्राइटेरिया से फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जहां पर आपको कंपैरिजन मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए घबराना नहीं है, पहले क्राइटेरिया तय करो। क्राइटेरिया क्या है? नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन एंड फास्फोरस ग्रेटर देन सिलिकॉन। अगर आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिए उसके बाद तो सिर्फ आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो पूरे क्राइटेरिया को सैटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। चल, आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पूछा गया आपसे which property given in the bracket is changed if carbon atom is replaced by sulfur, ठीक है। अगर कार्बन एटम को सल्फर से रिप्लेस कर दें तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। कार्बन एटम को सल्फर से रिप्लेस करना है ना, देखो इफ कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज होती है? तो इसने देखो ऑप्शन क्या दे रखे, ऑप्शन दे रखा है इसने फर्स्ट CF4, उसको बोल रखा है इसने नॉन प्लेनर, ठीक है। सेकंड इसने दे रखा है आपका CO2 और उसको दे रखा है प्लेनर, ठीक है। तीसरा COCl2, इसको दे रखा है इसने पोलर, ठीक है। और फोर्थ इसको दे रखा है CO3 और इसको दे रखा है नॉन पोलर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी अगर मैं कार्बन को सल्फर से रिप्लेस करूं। तो पहले वाले में कार्बन को सल्फर से रिप्लेस करूं तो क्या बनेगा? CSF4। अगर SF4 बनेगा तो SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? SF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो ठीक है। कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास फॉस्फोरस एक, देखो इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, आउटसाइड द, अब बीच इसके सेंटर में कहीं पर सल्फर है, ठीक है। तो आउटसाइड द सल्फर और इधर तुम्हारी तरफ भी एक सल्फर, तो इस तरह से कुछ होगा स्ट्रक्चर, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन। अब ये प्लेनर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर इधर से काटोगे तो ये दो आउट ऑफ द प्लेन आएंगे, अगर इधर से काटोगे तो ये दो आउट ऑफ द प्लेन आएंगे, तो कोई ना कोई आउट, अगर इधर ऐसे काटोगे तो ये दो आउट ऑफ द प्लेन आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो फिर यहां पर चेंज इन प्रॉपर्टी नहीं हो रहा। क्या बोल रहा है? पहले भी नॉन प्लेनर था, बाद में भी नॉन प्लेनर है, तो ये प्रॉपर्टी रिप्लेस करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। सेकेंड वाली बात CO2 SO2 है ना, तो CO2 में क्या हो जाएगा? SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। क्या है? प्लेनर है नॉन प्लेनर? प्लेनर है बिल्कुल, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल कैसे, सल्फर ऐसा ऑक्सीजन ऐसा। अब इस तरह से कट करूंगा तो ये पूरा एक प्लेन में आ जाएगा, पूरा का पूरा एक प्लेन में आ जाएगा। और अगर पूरा का पूरा एक प्लेन में आ जाएगा, तीन एटम्स एक प्लेन में डेफिनेटली आ सकते हैं, तो तीनों एटम्स एक प्लेन में आ जाएंगे तो ये प्लेनर हो जाएगा। तो पहले भी प्लेनर था, सल्फर के साथ भी प्लेनर है। नेक्स्ट क्या है? COCl2 तो SOCl2 हो जाएगा, SOCl2 हो जाएगा। SOCl2 को स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखो हाँ जी, पोलर होगा, बिल्कुल पोलर होगा बेटा। ध्यान से देखो, पहले कार्बन था तो कार्बन में भी पोलर था, अभी भी पोलर है। कैसे पोलर है? देखो सिंपल सी चीज, ये इधर की तरफ जा रहा होगा, ये इसकी तरफ खींचा होगा, ये इसकी तरफ खींचा होगा। इक्वल एंड अपोजिट कोई नहीं है इसमें। अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ तो डायपोल मोमेंट आएगा। और अगर कोई भी डायपोल मोमेंट आया तो क्या होगा? पोलर होगा। तो क्या होगा? पोलर होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले भी पोलर था, बाद में सल्फर को रिप्लेस करने के बाद भी पोलर है। अच्छा, सल्फर को रिप्लेस करने का मतलब यह है कि सल्फर के लोन पेयर को भी काउंट करना है। यहां पर सिर्फ कार्बन से एटम रिप्लेस नहीं करना, सल्फर के लोन पेयर को भी काउंट करना पड़ेगा। व्हिच मींस वो ये कह रहा है कि यहां पर SF4 बनेगा, यहां पर CO2 बनेगा, SO2 बनेगा, यहां पर SOCl2 बनेगा, मतलब कंपाउंड बनेगा, ठीक है। बस ये। अच्छा, CO3 अगर CO3 को देखो तो CO3 कैसे बन जाएगा? देखो हाँ जी, 1 2 3 4 है ना, इस तरह से। अब वो पहले क्या था? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों था? अगर ध्यान से देखोगे अब CO3 को ध्यान से देखोगे आप CO3 को, तो नॉन पोलर इसलिए था ये क्योंकि यहां पर था, देखो ऐसा नॉन पोलर इसलिए था क्योंकि यहां पर था कुछ इस तरह से,
ठीक है, रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या होता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड सब में आ जाता है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, सब पे नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर देखो तो नेगेटिव तो सब में आएगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से इक्वल और अपोजिट नहीं हो रहा है। यहां पर देखो इस ये दोनों 90 डिग्रीज पे होंगे, तो यहां पर एक वेक्टर बनेगा और ये इसके अपोजिट में होगा, तो अपोजिट में तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेंगे तो इसका ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है। लेकिन ये क्या है, पोलर, क्योंकि यहां पर कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इधर पे तो लोन पेयर और इधर पे क्या है आपके पास एटम्स है, ठीक है, ऑक्सीजन वाले एटम्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये नॉन पोलर था लेकिन सल्फर के आते ही क्या हो जा रहा है, पोलर, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फोर्थ वाली। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, फोर्थ वाली, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। ठीक है, फर्स्ट ओवरलैपिंग ऑफ px ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ओवरलैपिंग ऑफ px ऑर्बिटल्स, ये बोला गया। ठीक है, x एक्सिस इन x इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, क्या है, x क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, x क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, px अब देखो, अगर x देखो px ऐसा है या px ऐसे भी हो सकता है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये px है और ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, दूसरा भी px है और क्या है, x एक्सिस है। लेकिन ये जब ओवरलैप कर रहे हैं तो x एक्सिस का क्रॉस कर रहे हैं, व्हिच मींस ये ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ये कैसे ओवरलैप कर रहे होंगे, ये ओवरलैप कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस है, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस है ना, दिस इज x एक्सिस, ऐसे ओवरलैप करोगे। अब ये पता है कि ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना कि पाई बॉन्ड, व्हिच मींस यहां पर तो हमसे क्या पूछा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है ना। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाइए। सेकंड स्टेटमेंट बोला है pz अगेन ओवरलैपिंग pz ऑर्बिटल्स, ठीक है, z एक्सिस के क्रॉस, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो अगेन वही स्टेटमेंट हो गया, px x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, pz z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगेन क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड बोला है ओवरलैपिंग py ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैपिंग py ऑर्बिटल्स, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, ये बोलो। ठीक है, अच्छा इस चीज को समझो, देखो तुम्हारे पास क्या है, एक ये है, ठीक है, तुम्हारे पास दूसरा है। अब ये x एक्सिस, y एक्सिस है, ठीक है, ये y पे है, ये किस पे है, y पे है ना, ये किस पे है, y पे। अगर ये y पे है, अगर ये y पे है तो ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये वाला कौन सा होगा, ये z होगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है कि z होगा। क्यों z होगा, अब बात को समझो इस बात को, कि अगर y एक्सिस ये है, अगर y एक्सिस ये है, अगर y एक्सिस ये है, तो ये जो इसके अक्रॉस जा रहा है तो z भी हो सकता है और x भी हो सकता है, तो z के अक्रॉस भी साइडवेज ओवरलैप हो सकता है और x के अक्रॉस भी। अगर इसने z बोल दिया तो हम z मान सकते हैं कि नहीं मान सकते कि साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो साइडवेज ओवरलैप हो रहा है z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का क्रॉस, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो y का क्रॉस नहीं हो रहा, z के क्रॉस हो रहा है ना, किसका क्रॉस हो रहा है, z का क्रॉस, और अगर z का क्रॉस हो रहा होगा तो पाई बॉन्ड बिल्कुल बन सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन 4 क्या कहता है, s और p, ओवरलैप ऑफ s और p। अब ये तो देखते ही पता चल जाता है
S एंड P। ये तो दिखते ही पता चल जाता है, जहां पर S आ जाता है वहां पर पाई बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि S हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, चाहे कोई सा भी एक्सिस के लो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज पोलर। क्वेश्चन नंबर 4, विच मॉलिक्यूल इज पोलर, ये बोला गया, ठीक है। पहला आपके पास है B3N3H6, ठीक है, B3N3H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनता है, जिस तरह से बनता है, ठीक है। लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर रहा है, लोन पेयर है, इसको डोनेट कर रहा है, लोन पेयर है, इसको डोनेट कर रहा है। H H H H H H, ये है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, प्लेन में लाई करता है, और इसमें इक्वल एंड अपोजिट, देखो बोरॉन के अपोजिट में यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, तो इक्वल एंड अपोजिट में सब कुछ है, तो प्लेन में लाई कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट में H है, तो इसमें कभी भी पोलैरिटी नहीं आ सकती। हाँ, बॉन्ड पोलर हो सकता है, बॉन्ड क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल ये क्या रहेगा, नॉन पोलर, ठीक है। तो आपको पोलर पूछा गया तो गलत हो गया। सेकंड आपको दिया गया है इसमें ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है, ये क्या है, हाँ अल्कोहल, फिनॉल, सॉरी फिनॉल है ना, फिनॉल है, डायफिनॉल है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, ये पोलर होगा। पोलर क्यों होगा, देखो आपके पास ये ऑक्सीजन जो है ना, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, तो इसका जो O है ना, वो कुछ आउटसाइड द प्लेन लाई करेगा। अब हाँ, एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये वाला H और ये वाला H क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, सिर्फ एक कंडीशन। लेकिन उसके बाद हर एक कंडीशन, क्योंकि वो अक्रॉस द कैसा है, वो ऐसा है, तो ऑक्सीजन इस तरह से, ठीक है, और हाइड्रोजन इस तरह से, और लोन पेयर इस तरह से, ठीक है। इसके पास लोन पेयर नहीं है इधर पे, है ना, लोन पेयर नहीं, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब ऊपर वाला H और नीचे वाला H इक्वल अपोजिट होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, बाकी और कोई कंडीशन हो सकती है। बाकी सारे केसेस में क्या कर रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा, है ना। बाकी सारे कंडीशंस में क्या कर रहा होगा, वो रोटेट कर रहा होगा, व्हिच मींस मैक्सिमम टाइम्स क्या है, वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन होगा जहां पर वो अपोजिट होगा। तो क्या हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। कब, जब ये हो सकता है तो वो क्या एक कंडीशन है जब वो इक्वल अपोजिट हो, बाकी हर कंडीशन में क्या है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा वेट पे रखते हैं, इसको हम वेट पे रखते हैं, थर्ड, इसको हम वेट पे रखते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड मेरे पास है बेंजीन। अब बेंजीन आपको पता है कि बेंजीन तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बेंजीन अगेन है कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, इस तरह से इक्वल अपोजिट सब कुछ मिल जाता है, तो जीरो होता है उसका। फोर्थ, तो ये तो हो नहीं सकता। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास IF7। अब इसको देख लेते हैं, IF7, ठीक है। अगर आप IF7 को देखोगे ना, तो IF7 इज अ हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल विदाउट अ लोन पेयर। कैसा स्ट्रक्चर होगा देखो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा IF7 का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा कि 2 आउट ऑफ द प्लेन है, 2 निगलेक्ट हो गए, और 4 इन द प्लेन है। अब एक चीज मैंने आपको डायपोल मोमेंट में सिखाई थी, वो सिखाई क्या चीज थी, कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें सारे साइड एटम सेम है, और उसमें कोई डायपोल और उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सारे साइड एटम सेम है और सेंट्रल एटम पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। उसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है और लोन पेयर के बिना है, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई इक्वल अपोजिट आ रहा होगा। तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, इन दोनों की इक्वल अपोजिट यहां पर कुछ फैक्टर बन रहा हो और इन दोनों का कुछ वेक्टर यहां पर बन रहा हो, व्हिच इज इक्वल, और इसकी वजह से एक निगलेक्ट हो जाए।
ठीक है। तो ये बात को समझना पड़ेगा आपको कि यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है। यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइज्ड है और लोन पेयर नहीं है और सारे साइड आइटम सेम है, तो इसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा, इसका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका, बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका ये। क्यों, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ सकती है, एक कंडीशन ऐसी है जहां पर पोलैरिटी नहीं आएगी, बाकी सारी कंडीशन ऐसी है जहां पर पोलैरिटी पॉसिबल है, लेकिन इन तीनों में कोई भी पोलैरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन व्हिच इज नॉट सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर थ्री। ठीक है, तो कौन से वाले में सेम अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा था आपको SF4, ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे रखा था आपको I3-, थर्ड ऑप्शन दे रखा था आपको ICl5 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था आपको PCl5। आपसे पूछा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग किस में ऑड वन आउट हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। यहां पर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की sp3d, एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर। यहां पर सेंट्रल एटम आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। देखो इस केस में क्या करना होता है कि आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको सेंट्रल एटम को कंसीडर करना पड़ता है कि सेंट्रल एटम के पास क्या है, एक सेंट्रल एटम, एक आयोडीन है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितना हो जाएगा I-, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा इसको देखिए तो इसमें कितना आएगा, देखो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए और क्योंकि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक लोन पेयर हो गया, तो एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा बेटा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये डिफरेंट हो गई ऑटोमेटिकली, है ना। अच्छा लास्ट वाले को देखो, तो लास्ट वाले को तो पता ही है sp3d। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सा डिफरेंट है, तो कौन सा डिफरेंट है, ICl5 डिफरेंट है, ICl5 डिफरेंट है, ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया बेटा सिंगल करेक्ट वाले। अब शायद आपके पास इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया होगा। हाँ, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेस्ड ऑन BCPR थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल्स इन BR5। ठीक है, आपसे पूछेगा BR5 में 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे। ठीक है, BR5 में, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। देखो BRF5 की हाइब्रिडेशन होगी, अभी निकाली है, ICl5 की जो हाइब्रिडाइजेशन है वही BRF5 की हाइब्रिडेशन है, sp3d2, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्ट्रक्चर बनाने पे आओगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखो BR F F F F F, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब समझ जाओ बात, ऊपर पे लोन पेयर है, नीचे पे बॉन्ड है, तो ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। अब जब ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर पे लोन पेयर है, नीचे पे बॉन्ड पेयर है, तो ऊपर से बेंड हो गया। अगर ऊपर से बेंड हो गया तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, पहले 90, क्योंकि अगर प्लेन में रहता तो 90 डिग्री एंगल बनाता, लेकिन क्योंकि बेंड हो चुका है इस तरह से, ऊपर से रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है, तो एक भी 90 डिग्री एंगल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऊपर से बेंड की वजह से ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो इसमें 0 90 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है, कितने एंगल होते हैं, 0। ठीक है, कितने 90 डिग्री एंगल होते हैं, 0। क्यों, क्योंकि ऊपर से बेंड हो गया, ऊपर से लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा मिल रहा है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम है नीचे से, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बेंड हो जाता है, बेंड शेप में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से बेंड हो जाता है कि चार मॉलिक्यूल, 4 जो साइड एटम्स हैं कुछ इस तरह से बेंड हो जाएंगे, 4 जो साइड एटम्स कुछ इस तरह से बेंड होंगे, नीचे पे एक बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, तो ये 4 साइड एटम्स नीचे में बेंड हो गए, ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो आपका 90 डिग्री से कम हो गया, 90 डिग्री से कम हो गया, तो व्हिच मींस 0 पे 90 डिग्री पे कोई भी बॉन्ड एंगल प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका 0। आंसर क्या होगा आपका 0। ठीक है, तो बस बेटा यही क्वेश्चन थे आपके CT1 मेंस के, आसान क्वेश्चंस थे, होपफुली आपसे हो गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।